पीड़िता ने तो एफआईआर पहले पीड़िता ने एफआईआर कराई कि 11 तारीख को ये लोग मुझे ले गए और मेरे संग इन लोगों ने दुष्कर्म किया। ठीक है, पीड़िता ने एफआईआर कराई। फिर पीड़िता को अचानक उनके चाचा वगैरह की एंट्री हुई और उनको ये लगा कि यही मौका है अपनी राजनीतिक रंजिश का बदला लेने के लिए। तो अब उनसे कोई ये सवाल नहीं पूछने वाला, जिस घर से तुम्हारी दुश्मनी चल रही वहां तुमको नौकरी मांगने जाने की क्या जरूरत थी। सेंगर डॉक्टर इश्ता सेंगर, बेटियां कुलदीप सिंह सेंगर की दोनों, उनको रेपिस्ट की बेटी कहा गया। उन्नाव रेप केस ऐसा जो देश और दुनिया में ब्रेकिंग बना हुआ है, इन दिनों फिर चर्चा में है, क्योंकि सुनवाइयां तेज हो चुकी हैं। एक बार फिर से हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इन्वॉल्वेशन अपनी कर दी है। लेकिन मीडिया में जो दिखाया जा रहा है, क्या वो सच है? क्या वो पीड़िता जिसे मीडिया प्रमोट कर रहा है, क्या वो सच बोल रही है? कभी आपने सोचा है कि क्या कुलदीप सिंह सेंगर की बेटियों के ऊपर क्या गुजरी होगी जब यह घटना देश दुनिया में खबर बन गई, हेडलाइन बन गई? वो बेटियों ने कैसे समाज में अपने आप को खड़ा किया होगा? एक सच यह भी है कि कुलदीप सिंह सेंगर के केस को कोई वकील तक लड़ने को तैयार नहीं था। इन सब बातों से रूबरू कराने के लिए कर्मी सेना के प्रदेश अध्यक्ष संदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो आपको शुरू से बताएंगे कि आखिरकार ये जो कांड दिखाया गया है, इसका असली सच क्या है, असली मकसद क्या था, कैसे एक पारिवारिक लड़ाई आज दुनिया की मीडिया घरानों के लिए कैसे हेडलाइन बन गई। सर, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका इस पूरे मामले पे विचार रखने के लिए। क्या थी लड़ाई, क्या थी वो शुरुआत, कहां से इस पूरे विवाद ने जन्म लिया? बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। जैसा कि पहले भी मैं कई बार आप लोगों को ये बता चुका हूं, देखिए लड़ाई तो शुरू हो गई थी सन 2000 में, प्रधानी के इलेक्शन को लेकर के दोनों परिवारों के बीच में कुलदीप सिंह सेंगर के भाई के ऊपर पीड़िता के चाचा द्वारा गोली चलाई गई थी, जिसमें बाद में 15 वर्षों तक वो फरार रहे। उनकी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, रही होगी, सबकी आदमी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, उनकी भी रही होगी। और राजनीतिक महत्वाकांक्षा में समर्थन और विरोध मिलता गया, कहीं उनको समर्थन मिला, इन्होंने विरोध किया, इस तरीके से लड़ाई धीरे धीरे आगे बढ़ी, बाद में जिसने इस तरीके का रूप ले लिया जो आज आपके सामने है, अब पूरे देश दुनिया में हेडलाइन बना हुआ है। तो उसके बाद सन 2017 में 11 जून को पीड़िता जो होती है वो गांव के एक लड़के के संग भाग जाती है, जो कि 18 या 19 तारीख को लाई जाती है वापस। तो जब लाई जाती है तो उसी गांव में शुभम सिंह नाम के एक लड़के का वो ड्राइवर था जिसके संग वो भागती है, कोई सम तिवारी थे। तो गांव में पंचायत होती है, जैसा कि अमूमन हम लोगों क्या होता रहा है, पंचायत में ये पीड़िता के माँ आशा सिंह या जो भी नाम है उनका, और वो कहती हैं कि शुभम सिंह से मेरी लड़की की शादी करा दो। तो उसमें ये होता है कि शुभम सिंह तैयार नहीं होते, क्योंकि वो कहते हैं हमसे ना कोई मतलब है ना कुछ, वो है जो मेरे चालक थे वो लेके गए थे, उसी को लेकर के ये विवाद शुरू होता है। उसके बाद शुभम सिंह और वो कोई जो लेके गए थे वो और उन लोगों के खिलाफ एफआईआर एप्लीकेशन प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए दी जाती है, जिसमें शुभम सिंह की माँ शशि सिंह का और उनकी बहन का नाम डाल दिया जाता है। बस उसी नाम को डालने के बाद होती है विधायक जी की एंट्री। विधायक जी का ये कह देना कि महिलाओं का नाम उसमें नहीं डालना चाहिए, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। बस यहीं से लड़ाई विकराल रूप लेती है, और विकराल रूप किस तरीके से पिछले 8 वर्षों से चल रहा है समाज में, ये आप देख रहे हैं। अच्छा, कहा यह जाता है कि लड़की के पिता और चाचा बेहद शरीफ थे, उन पर कोई मुकदमे नहीं थे, क्या थी उनकी कहानी? बहुत शरीफ थे। अगर शराफत का पैमाना 27 और 17 मुकदमे हैं तो बहुत से लोग शरीफ है। फिर इस प्रदेश में मुकदमों से पैमाना अगर आंका जाता है और उस पैमाने पर अगर वो शरीफ है तो फिर पिताजी रहे पीड़िता के, उनके ऊपर 27 मुकदमे थे, और उनके चाचा संभवतः बंद हैं, उनके ऊपर 17 मुकदमे थे। और आपने तमाम वीडियो देखे होंगे, गांव वाले कहते हैं भाई हम नहीं बोलेंगे, नहीं हम मार दिए जाएंगे, आज भी कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर वो शरीफ थे तो भाई ठीक है, कोर्ट कचहरी का कोई मतलब नहीं, सर्टिफिकेट बांटना है जिसको वन हो बांट दे। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि पीड़िता बहुत लाचार थी, उनके पिता उनके चाचा के पास कोई पैसा नहीं, लेकिन तमाम ऑडियो भी ऐसे बाहर आए हैं न्यूज़ जो कुछ अलग बयां कर रहे हैं। हाँ, बहुत गरीब थे, लेकिन उनका ITR भी बाहर आया है
और उन्होंने फ़ोन पर कहा भी है, इंस्पेक्टर से वो कहते सुने गए। वो वीडियो है, वीडियो की तो मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, वीडियो की जब तक फोरेंसिक जांच ना, लेकिन उन्होंने कहा मैं इतना ITR जमा करता हूँ, मैं 100-200 करोड़ की फैक्ट्री मेरी दिल्ली में है और मुझे ऐसे कैसे गरीब बता दिया गया। इतने लाचार थे वो कि मतलब उनका ITR का जो है लोगों ने चलाया है, पेपर्स बाहर आए हैं, ITR के कागज़ तो कागज़ ही हैं, वो तो सही ही होंगे। तो उस हिसाब से तो उनकी गरीबी, भाई भगवान ऐसा गरीब सबको बनावे। एक आरोप ये भी लगाया जाता है कि मीडिया में कि कुलदीप सिंह सेंगर ने FIR नहीं होने दिया, बहुत दिनों तक FIR नहीं होने दी। कब एंट्री होती है? किसकी FIR नहीं होने दी? कहाँ नहीं होने दी? ऐसा कुछ नहीं है। पीड़िता ने तो FIR पहले, पीड़िता ने FIR कराई कि 11 तारीख को ये लोग मुझे ले गए और मेरे संग इन लोगों ने दुष्कर्म किया। ठीक है, पीड़िता ने FIR कराई। फिर पीड़िता को अचानक उनके चाचा वगैरह की एंट्री हुई और उनको ये लगा कि यही मौका है अपनी राजनीतिक रंजिश का बदला लेने के लिए। फिर उन्होंने एक बयान बदला और उन्होंने ये कहा कि 4 तारीख को मैं शशि सिंह, शुभम सिंह की मां के संग उनके घर नौकरी मांगने गई थी और उसके बाद विधायक जी ने किया और फिर उन जिन्होंने 11 को किया तो वो भी 4 तारीख को मौजूद थे, उन्होंने भी 4 तारीख को किया कुलदीप सिंह सेंगर के संग, पीड़िता के संग रेप। ठीक है, तो अब कहानी ये हुई कि पहले 11 को होता है, फिर वो डेट बैक डेट में चली जाती है, वो बैक डेट में जाके 4 तारीख में हो जाता है। तो इस तरीके इन सब चीज़ों की तो जांच हो रही थी ना, तो उसमें कुलदीप सिंह सेंगर कहाँ रोक रहे थे? अगर कुलदीप सिंह सेंगर रोक ही लिए होते तो आज 8 साल निर्दोष होकर भी जेल में क्यों रह रहे होते? फिर उसके बाद उन्होंने 4 तारीख की डेट दे दी। उसके बाद 4 तारीख में भी उन्होंने मीडिया को बयान 2 बजे का दिया दोपहर का, कहीं पर उन्होंने 6 बजे का दिया और उसके बाद फाइनली उन्होंने ये लिखा कि 8 से 8:30 बजे के बीच मैं गई थी रात में। मतलब डिग्री नहीं है, कौन सा कोर्स उन्होंने किया था ये नहीं पता है, लेकिन वो नौकरी मांगने गई थी और वो शुभम सिंह की मां के संग गई थी। मतलब आप कंट्राडिक्शन देखिए इन सब बातों का। उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि क्या कहते हैं, उसलिए मेरे संग रेप किया गया। तो अब उनसे कोई ये सवाल नहीं पूछने वाला, जिस घर से तुम्हारी दुश्मनी चल रही वहाँ तुमको नौकरी मांगने जाने की क्या जरूरत थी? ये कोई सवाल नहीं पूछ रहा पीड़िता से। पीड़िता को बिल्कुल पीड़िता मान लिया गया है, कोई जांच का विषय नहीं है, ये पूछना नहीं है। बस लोगों को ये कहना है कि हाँ वो गई थी और उन्होंने कुलदीप सिंह सेंगर ने उनके संग ऐसा ऐसा कर दिया। फिर वो 4 तारीख की डेट में उनका नाम आ जाता है। फिर उसके बाद जब वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की कहानी चलती है तो डेट ऑफ बर्थ की कहानी आपने देखी होगी। परिवार रजिस्टर में 1998, स्कूल की मार्कशीट में 2001 या 2002 जो भी था। फिर अगर सारी चीज़ों का कंक्लूजन निकालिए तो 2003 में कक्षा 1 में थी और 2001 में उनकी पैदाइश हुई थी, 2 ही साल में कक्षा 1 में पहुँच गई। परिवार रजिस्टर के हिसाब से अगर आप चलिए तो कक्षा 1 में वो 5 साल की उम्र में थी। चलिए वो ठीक है, वो तो माना जा सकता है। तो इतना 4-5 जगह उनकी डेट ऑफ बर्थ इधर हुई उधर हुई, सब चलता रहा। उसके बाद पुलिस ने पास्को इसलिए नहीं लगाया कि पुलिस ने जब ये देखा कि वो है तो पुलिस ने पास्को नहीं लगाया। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि स्कूल वाले सर्टिफिकेट पे होगा। स्कूल की सर्टिफिकेट में अभी जिस स्कूल में सरेली रायबरेली से उन्होंने किया था वहाँ के लोगों का बयान है कक्षा 5 तक हमारे यहाँ पढ़ी हुई हैं, कक्षा 5 के बाद हमारे यहाँ पढ़ी नहीं। उन्होंने भी कहा, कई वीडियो इस तरीके के जारी हो गए जिसमें उन्होंने दबाव डाल के बनवाया। तो इतना सब भाई देखिए, सज़ा जो होती है तो वो सज़ा देने के लिए बहुत चीज़ों की जांच करनी पड़ती है और जांच का विषय ये कि अगर आप जांच करेंगे तो सब चीज़ें इतनी उलझी हुई हैं कि मैं पहले भी कहता रहा, मैं आज भी कह रहा हूँ, इतनी चीज़ों की जांच करने के बाद यही निष्कर्ष निकलता है कि कुलदीप सिंह सेंगर निर्दोष है। तो अगर निर्दोष है तो CBI ने उन्हें उनकी रिपोर्ट कैसे रखी? CBI ने तो कोयला आवंटन घोटाले में भी अपनी रिपोर्ट रखी थी, सब लोग छूट गए थे। CBI ने 2G घोटाले में भी अपनी रिपोर्ट रखी थी, सब लोग कोर्ट से छूट गए थे। तो जांच एजेंसियों का अपना तरीका है, जांच एजेंसी अपनी तरफ से चल रही है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करने का अधिकार किसी का नहीं है। ये जो कुछ लोग पीड़िता के संग मिल के, एक उसमें अहमद पटेल जी की बेटी है मुमताज पटेल, एक योगिता भयाना, ये जो चयनात्मक आक्रोश पैदा किया जा रहा है ना, ये चयनात्मक आक्रोश है। आप समझिए, ये चयन करके राजनीतिक लाभ लेने के लिए सब आक्रोश पैदा किए जाते हैं। वो लोग क्यों नहीं आ गए? कानपुर में भी तो एक घटना हुई, उनको आ जाना चाहिए था। कानपुर में भी रेप हुआ, आप लोगों की जानकारी में, पत्रकारों की जानकारी में क्यों नहीं आ गए? क्योंकि राजनीति नहीं वहाँ पे हो पाएगी। जहाँ पे ट्रेंड सेट हो, जहाँ पर TRP सेट हो, बिल्कुल एक नए तरीके का वो बना देना और इस तरीके से करना, ये मैसेज करना कि देखिए हम इतने ताकतवर हैं कि हम जुडिशरी के खिलाफ भी उंगली उठा देंगे।
तो ये जो चयनात्मक आक्रोश पैदा करने की देश में कोशिश हो रही है और ये जो तरीका चल रहा है, ये तरीका लोकतंत्र के लिए तो कतई बेहतर नहीं है। पीड़ित परिवार से और कुलदीप सिंह सेंगर के बीच विवाद की स्थितियां भी एक बार बनी और शायद गोली भी चली थी। वो तो 2000 में ही चलाया था, वो 2000 में ही पीड़िता के चाचा ने उनके भाई के ऊपर गोली चलाया था। और आप इन सारी प्रक्रियाओं के बीच में ये देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसमें देखने की आती है कि वो ऐश्वर्या सेंगर, वो इशिता सेंगर, डॉक्टर इशिता सेंगर, बेटियां कुलदीप सिंह सेंगर की दोनों, उनको रेपिस्ट की बेटी कहा गया। उनको, उनके लिए ये कहा गया कि रेपिस्ट की बेटी है। बहुत से सोशल मीडिया पे इस तरीके के कंटेंट मैंने देखे जिसमें लोगों ने कहा कि इनके संग भी ये होना चाहिए। मतलब आप किसी बच्ची का रहना दूभर कर दिया आप लोगों ने, ठीक है। उनके पिताजी अपराधी होते तो भी हम लोगों को ये अधिकार नहीं है लोकतंत्र में कि हम किसी का रहना दूभर करें, ठीक है। और हम तो मानते ही नहीं है, बाकी कोर्ट में मामला विचाराधीन है, कोर्ट अपने हिसाब से निर्णय करेगा। लेकिन ये सब राजनीतिक स्क्रिप्ट है और ये कहा गया। और 2019 में उनके घर में एक पैरोकार कुलदीप सिंह सेंगर के भाई मनोज सेंगर, उनकी एक्सीडेंट में हत्या होती, 45 दिन के अंदर इस मामले को ख़त्म कर दिया जाता है, हैं? वो लड़कियां तो इतना डरी सहमी थी कि उन्होंने अपने चाचा की मौत पर सवाल तक नहीं उठाया। इतना डर सहम गई थी, इस कदर डर पैदा किया था लोगों ने कि वो बेचारी डर के मारे वो 8 वर्षों तक ये झेलती रही। आज जब आपने हाईकोर्ट का विरोध शुरू किया तो समाज को ये लगा कि अब कुछ ज्यादा गलत हो रहा है, इसलिए समाज जो है वो इकट्ठा हुआ और उसने उन बच्चियों के अंदर ये हौसला भरा कि तुम आओ, तुम मैदान में आओ। और आप उनकी बात सुनते हैं, कितनी पढ़ी लिखी, कितनी स्तर की बात है, आप उनकी बात सुनिए। केवल वो सब जो कहती हैं, कभी उन्होंने किसी के खिलाफ आग नहीं उगली, कभी किसी के खिलाफ जहर नहीं बोला, कभी किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। आज इस दौर में जबकि बाप सगो 8 साल से बंद है जेल में, उन्होंने लोअर कोर्ट पे उंगली नहीं उठाई, उन्होंने हाई कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आया, आप लोगों ने जाके इस तरीके से आक्रोश पैदा किया। लेकिन आज भी उनकी भाषा शैली और इन सब चीज़ों पर कोई वो नहीं है। बाकी पीड़िता के लिए मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि अगर उनके संग कुछ हुआ है तो संवेदनाएं हैं, लेकिन यदि नहीं हुआ है तो झूठ जो है वो अच्छा नहीं है। पीड़िता का परिवार विधानसभा की राजनीति में कब उतरता है? हाँ, वो मैंने आपसे कहा ना, राजनीतिक स्क्रिप्ट थी। राजनीतिक स्क्रिप्ट में सन 2022 में उनकी माताजी कांग्रेस से चुनाव लड़ी और प्रियंका जी ने उनका प्रचार किया और प्रियंका जी ने जोर शोर से प्रचार किया और इतना ज़्यादा पीड़िता के प्रति सहानुभूति थी उन्नाव के लोगों की। मतलब लोग ये कहते हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर वो क्या कहते हैं, रेपिस्ट हैं, या कुलदीप सिंह सेंगर ने ऐसा किया। इतनी ज़्यादा उनके प्रति सहानुभूति कि 1555 वोट पाई थी। समझिए आप, 1555 वोट। और प्रियंका गांधी तक ने उनका प्रचार किया था और कुलदीप सिंह सेंगर ना उनका परिवार कोई 2022 के चुनाव में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा था कि कोई मुकाबला किया जाता। लेकिन तब भी उनको सिंपैथी नहीं मिली, उनको सहानुभूति नहीं मिली, उनकी स्क्रिप्ट काम नहीं आई। तो जब ऐसी स्थिति है तो आपको ये मानना चाहिए कि उन्नाव और माखी की जनता या हम या बहुत से ऐसे लोग, मान लीजिए मीडिया चैनल न्यायिक प्रक्रिया होने की वजह से नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन जो लोग दिखा रहे हैं मैं उनको साधुवाद देता हूँ कि सच के लिए कुछ लोग तो हैं मैदान में जो ये कर रहे हैं। तो उसके बावजूद इधर 1555 वोट पाई। आप उससे उनकी स्थिति समझ लीजिए और कुलदीप सिंह सेंगर की स्थिति समझ लीजिए, उनकी बच्चियों की स्थिति आप समझ लीजिए। एक सवाल और उठता है कि जब ये पूरा मामला बना और सीधे तौर पर निशाने पर आए कुलदीप सिंह सेंगर, उसके बाद पैरवी के लिए जानकारी हमें ये भी मिल रही है कि पैरवी के लिए उनकी बेटियों को वकील नहीं मिल रहे थे। बताया तो आप समझिए, वो जिस बच्ची को IRS बनना था उसने वकालत की पढ़ाई करके फाइल्ड हुई है 8 साल। आप कितना कष्टकारी होता होगा कि जब वो गुजरती, उसने अपने एक वीडियो में कहा, मैं सुन रहा था, उसने कहा कि हम बगल से निकलते थे तो ये लोग मुझे गाली देते थे, लेकिन मैं पलट के जवाब नहीं दे सकती थी क्योंकि मुझे अपने पिताजी को छुड़ाना था। 8 वर्षों का वो मानसिक द्वंद्व, मानसिक संघर्ष और जिस तरीके से उन्होंने झेला है, आप ये समझ लीजिए कि हम लोगों के यहाँ मतलब ईश्वर ने शक्ति दी, संबल प्रदान किया उसको ये सब झेलने की शक्ति। नहीं तो आपको ये लगता है कि कोई लड़की इस तरीके का काम कर सकती है? बेहद दुख भरी कहानी है। मेरे आँख में भी आंसू आ जा रहे कि लड़कियों को किस तरीके का कष्ट देखने को मिला है। अभी स्थितियाँ क्या हैं?
देखिए स्थितियां तो ये है कि ये स्थितियां सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से जजमेंट देगा। न्यायिक प्रक्रिया पे हम लोगों को पूरा विश्वास है। न्यायिक प्रक्रिया जो है वो भाई सिरोधार्य है और हम लोगों ने तो कभी विरोध नहीं किया, लेकिन तथ्यों का पुनरीक्षण होना चाहिए। तथ्यों के पुनरीक्षण पर फैसले जो भी आए, अदालत जो भी फैसला देगी वो तो सबको मानना पड़ेगा। लेकिन संजय जी, ये प्रिविलेज एक्ट जितने भी हैं इस देश में, और प्रिविलेज एक्ट जो है देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं और ये एक समाज में खाई पैदा कर रहे हैं। मुझे लगता है सारे मुकदमों में जिस तरीके से जांच का प्रावधान है उससे सारे मुकदमों में होने ही चाहिए। प्रिविलेज एक्ट को इस देश में समाप्त कर देना चाहिए। नहीं इस तरीके से बहुत से निर्दोष फंसेंगे। आज कुलदीप सिंह सेंगर फंसे हैं, कल किसी और की बारी होगी, परसों मेरी बारी होगी, और ये तरीका ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। इसके लिए क्या करनी सेना कोई मिशन चलाएगी? बिल्कुल, अभी तो हम लोगों का एक ही वो है कि हम लोग सारे प्रिविलेज एक्ट पे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी ये लड़ाई और तेज होगी अभी। और हम ये चाहेंगे कि सब चीज़ों पे जांच करें। भाई एजेंसियां सरकार की ही होती हैं। ये कैसा विश्वास है कि किसी ने आके कह दिया कि उन्होंने ऐसा कहा तो आपने उठा के जेल भेज दिया। ठीक है, निर्भया कांड में इस तरीके की व्यवस्था मिली थी इस देश में महिलाओं को सुरक्षा के दृष्टिकोण से, लेकिन जब सुरक्षा कवच शोषण का हथियार बन जाए तो ये आप जान जाइए कि लोकतंत्र में खतरा है। और इस समय स्थितियां वही है कि सारे सुरक्षा कवच जो हैं वो लोगों के शोषण का हथियार बने हुए हैं, जैसा कि कुलदीप सिंह सेंगर के केस में भी हो रहा है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना बेबाकी से संदीप जी ने अपनी पूरी बातें बताई, और एक कड़वा सच ये भी कि जो पीड़िता की मानसिकता रही होगी या पीड़िता ने जो 8 वर्षों में झेला, हमारी सद्भावनाएं, हमारी हमदर्दी उसके साथ भी है, लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर की बेटियों ने भी बड़ा कष्ट झेला है। और आप समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति के पीठ पर रेपिस्ट का मोहर लग गई हो और उनकी बेटियों को समाज में निकल करके आना पड़ा और पैरवी करनी पड़ी, तो उन्होंने कितना सफर किया होगा। शायद इस कहानी को जब आप सुनेंगे तो आपकी आंख में भी आंसू होंगे, दर्द होगा इस आरोपी की बेटियों पर भी। कैमरा पर्सन निखिल वाजपेयी के साथ संजय प्रताप सिंह चौहान, लाइव न्यूज एक्स, लखनऊ।